ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन हमारा रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक का, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, सबसे पहले वो पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा. देखो बेटा, हम टेम्परेचर के इफेक्ट को दो तरीके से पढ़ते हैं. एक होता है क्वांटिटेटिव इफेक्ट, दूसरा होता है क्वालिटेटिव इफेक्ट. बेटा क्वालिटेटिव जस्ट एन आइडिया कि कितने टेम्परेचर से कितना चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव का मतलब होगा कितने टेम्परेचर से एक्चुअली कितना रेट चेंज होता है. तो पहले क्वालिटेटिव इफेक्ट देखेंगे. क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सी, ये माना जाता है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल. यानी ये कहा जाता है कि with every 10 degree rise in temperature, rate becomes almost double. ठीक, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर का रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है बेटा. ठीक, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल. जैसे बेटे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जाए कि रेट या ऐसे टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम 10 degree to 90 degree Celsius. Find how many times the rate will be changed. ठीक, तो सबसे पहली बात है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज चेंज फ्रॉम 10 डिग्री टू 90 डिग्री. और हमसे बोला हाउ मेनी टाइम्स द रेट विल बी चेंज्ड. सी, इसके लिए हम सिंपल से एक बात कर सकते हैं कि R2 अपॉन R1, यानी रेट की जो रेशियो रहती है, रेट 2 बाय रेट 1 इज 2 रेज टू पावर n, वेयर जो n है, n इज स्प्लिट्स ऑफ 10. 10 के स्प्लिट है जितना टेम्परेचर का चेंज हमारे पास होगा. जैसे अगर 10 डिग्री से 90 डिग्री लेके चलते हो तो हमारे पास 10 के स्प्लिट कितने आते हैं? 8. कितने स्प्लिट आते हैं? 8 आते हैं. कैसे? देखो, इसका मतलब पहले हमें n निकालना होगा. तो n हम कैसे निकालेंगे बेटा? n निकालेंगे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10. n कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10. तो T2 कितना है अपने पास? T2 है 90 डिग्री और T1 कितना है? 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 10. तो 80 डिवाइडेड बाय 10. आंसर क्या आया? 8. तो n की वैल्यू 8 आ गई. अब रही बात, अगर हम रेट निकाल रहे हैं तो रेट 2 बाय रेट 1 इज 2 रेज टू पावर 8 हो गया. यानी रेट 2 इज 2 रेज टू पावर 8 टाइम्स ऑफ R1. तो इतने गुना आपका रेट जो हो गया है वो इंक्रीज हो गया है. ठीक, 2 रेज टू पावर 8 टाइम्स. बोलो बेटे, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो लिखिएगा क्विकली. ओके, सो दिस वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है. आपको 10 डिग्री का रेट को डबल करना है तो क्या करोगे? रेट 2 बाय रेट 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज स्प्लिट्स ऑफ 10. तो n जो है T2 माइनस T1 बाय 10 ऐसे निकाल लेते हैं और फिर हम उसको पुट कर देते हैं पावर में. यू विल गेट योर आंसर डन. तो ये कहानी हमारे पास रही क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि कैसे क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कैसे टेम्परेचर का
यू कैन से चेंज से ये कंपटीशन का क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे 10 डिग्री के चेंज से हमारे पास इस तरह से कितना रेट चेंज हुआ। अब चलते बेटे आगे, ये तो कंपटीशन का पहला क्वेश्चन था, पर इसी पे एक ना स्कूल टाइप क्वेश्चन आएगा, इसको मिटा दो बच्चे, जल्दी यस और नो लिखते रहना। यस का मतलब वाई, नो का मतलब एन, जल्दी क्विकली। चलिए अब अगली बात करेंगे अपन। देखो बेटे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा वो आता है, वाई विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वाई विद every 10 degree rise in temperature, reaction rate becomes almost double. Why with every 10 degree rise or fall in temperature reaction rate becomes almost double? ऐसा क्यों होता है कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? सी, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि वाई विद एवरी 10 डिग्री राइज, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखो बेटे सबसे पहली बात हम यहाँ पे एक चीज पढ़ना चाहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। बेटे वैसे मैं तुम्हें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको हम Z से लिख रहे हैं यहां पर। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। टोटल नंबर ऑफ collisions taking place per unit volume per unit time. So total number of collisions taking place per unit volume per unit time, that is called as to be collision frequency. इसको collision frequency Z बोला जाता है। देखो प्यारे बच्चों, आपने +1 में एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे को गैसियस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक। और गैस की वेलोसिटीज कई तरह से निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या फिर एवरेज स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बट टू हेल्प विद दैट, एक बात जरूर था कि कोई भी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल होती है उनकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होता है बेटे, ठीक। अब देखो बेटे, अगर मान लो हमारे पास जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही तो ज्यादा ये मूव करेगा, उतनी ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। मोर इज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो मोर इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हो गया कि z is also directly proportional to under root of t. Z is also directly proportional to under root of t. What is Z? Z is collision frequency, and it will be directly proportional to root of t, where t is temperature. अब मान लो हम एक रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन का टेम्परेचर, हमने एक रिएक्शन लिया, टेम्परेचर T1 जो था उसका वो 300 था और मैंने उसको 10 डिग्री बढ़ा करके T2 310 कर दिया। अब Z 300 जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 300, ठीक है जी। और जो Z 310 होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 310। जो टेम्परेचर लिया केल्विन में, ठीक, उसी के प्रोपोर्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा? ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। सो अगर मुझे देखना है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ये Z कितना बढ़ा, तो बेटे डिवाइड 2 by 1, डिवाइड 2 by 1,
हम सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो Z310 will be proportional to root of 310 divided by Z300 is proportional to root of 300। इसका मतलब क्या होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट लगेगा और दोनों कांस्टेंट कट जाएंगे तो बेसिकली आ जाएगा Z310 by Z300 is equal to root of 310 by 300। जब इसको सॉल्व करते हो तो Z310 by Z300 ये वैल्यू आ जाती है 1.016। इसका मतलब Z310 is equal to 1.016 times of Z300। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहां से इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो Z310 will be equal to 1.06 times of Z300। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर हमने यहां से 10 डिग्री बढ़ाया, बट जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का चेंज है वो बहुत कम है, वो सिर्फ इतने टाइम्स ज्यादा हुआ है। ठीक, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज मच with 10 degree rise in temperature। Therefore हम बोलेंगे collision frequency does not change much with change in temperature। टेम्परेचर चेंज के साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ज्यादा चेंज नहीं होता। बट हम तो कह रहे हैं विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट बिकम्स डबल। तो ये कैसे होगा? इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन्स पे, है ना। और हमने इफेक्टिव कोलिजन्स क्या पढ़ी थी बेटा? इफेक्टिव कोलिजन हमने पढ़ी थी कि कोलिजन्स जिसमें एक मिनिमम एनर्जी हो जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जिसको हमने बोला था प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड चाहिए। तो इसको समझने के लिए लेट वी प्लॉट मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन कर्व। ठीक, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, और वो ग्राफ किसमें बनाएंगे? ध्यान देंगे बेटा इधर प्लीज सारे बच्चे। वो ग्राफ किसमें बनाएंगे? हमने ग्राफ बनाया। ठीक, और ये ग्राफ किस किस में बनाया बेटे? यहां है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन डेल्टा x by x, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, ठीक है जी, डेल्टा x by x फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। और इस साइड ले लिया एनर्जी, इस साइड ले ली हमने एनर्जी। देखो बेटे, गैस मॉलिक्यूल्स में जिसकी एनर्जी जीरो होगी बेटे उसकी कोलिजन भी जीरो होगी, क्योंकि जब वो मूव ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कोलिजन भी जीरो होगी। तो जीरो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की कोलिजन का फ्रैक्शन क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब बेटे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल ज्यादा टकराते जाएंगे, तो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी उनकी कोलिजन ज्यादा होंगी, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन बेटे गैस में बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी नहीं होंगे, क्यों? वो वहां से एस्केप ही कर जाएंगे। बेटा जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो वहां से एस्केप ही कर जाएंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा पैराबोलिक सा आ जाएगा। द ग्राफ विल बी पैराबोलिक, ठीक है, क्योंकि गैस में बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी नहीं है। और बहुत ज्यादा वाले एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि वो वहां से एस्केप ही कर गए, तो उनकी कोलिजन्स का नंबर भी कम होगा। और बहुत कम एनर्जी वाले भी कम है, उनकी कोलिजन्स का नंबर कम है क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। मान लो ये ग्राफ हमने T1 पे बनाया था, एक टेम्परेचर था T1, और हमने ये मान लिया कि दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मिनिमम इतनी एनर्जी हो तो आपकी कोलिजन इफेक्टिव होगी। तो मैंने क्या किया, यहां जोड़ा। इसका मतलब यहां फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन जो है ये वाला
ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट की नंबर ऑफ कोलिजन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट इफेक्टिव कोलिजन्स दे रहा है, ये वाला पार्ट इफेक्टिव कोलिजन्स दे रहा है। हम मान के चल रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनकी ओरिएंटेशन परफेक्ट है, और इससे पीछे वाले जितने भी रहे होंगे उनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी, वो इनइफेक्टिव कोलिजन्स वाले होंगे, उनकी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी। तो सिर्फ अगर इस ग्राफ को नाम दे दे ए बी सी डी, सिर्फ ए बी सी डी पोर्शन जो होगा दैट विल प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन, और उसी की वजह से प्रोडक्ट बनेगा, बाकी किसी कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बोलो पहले ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? यस लिखो। अगर नहीं आया तो ये भी लिख दो कि नो, दोबारा समझा दूंगा। जल्दी जल्दी बेटे, जल्दी, क्विकली, शाबाश। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ये T1 पे था। अब हमने क्या किया, मुदिता, मुदिता बेटा देखो दोबारा से समझ लो, इस साइड मैंने कोलिजन्स का फ्रैक्शन लिया, जितनी टोटल कोलिजन है उसमें से फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, इस साइड बेटे मैंने एनर्जी ली। तो प्यारे बच्चे, जब हमारे पास एनर्जी जीरो होगी तो वो मॉलिक्यूल टकराएंगे ही नहीं, वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, तो एनर्जी जीरो तो उनकी कोलिजन्स का नंबर भी जीरो। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वालों की कोलिजन ज्यादा होगी, तो बेटे ये ग्राफ जैसे एनर्जी बढ़ेगी उनका कोलिजन्स का नंबर भी बढ़ेगा, ग्राफ बढ़ेगा। बट बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल गैस में नहीं होते, क्योंकि वो वहां से एस्केप ही कर जाते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी दे विल एस्केप, तो ये ग्राफ नीचे आ गया। ठीक, ये एक पैराबोलिक सा ग्राफ आ गया। हमने ये मान लिया कि कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड। आपको बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन के लिए कम से कम कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला पोर्शन इसके आगे वाला है, तो वही कोलिजन्स सिर्फ क्या होंगी, इफेक्टिव होंगी। उससे पीछे वाली कोलिजन जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है वो इफेक्टिव नहीं होंगी। बोलो अब समझ में आया ग्राफ? जल्दी जल्दी लिखते जाओ बेटे। ओके, नाउ अब देखो आगे बात बेटे। अब हमने मान लो टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी किस साइड बढ़ेगी बेटा? इस साइड को बढ़ेगी, तो ग्राफ इस साइड को शिफ्ट होगा। पर बेटे एरिया अंडर द कर्व तो सेम रहना चाहिए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, जस्ट अ सेकेंड बेटे। जस्ट अ सेकेंड, आई एम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटे। नाउ देखो बेटे, हम अब क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से राइज करते हैं। लेट बी राइज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री से राइज करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि भैया एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी किस साइड बढ़ रही है? एनर्जी इस एक्सिस में बढ़ रही है, तो रिएक्शन इज मूविंग
ग्राफ इज मूविंग टू दिस एक्सटेंट, इस साइड को मूव करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि एरिया अंडर द कर्व दैट विल शो अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतना ही है, हमने मॉलिक्यूल तो नहीं बढ़ाए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने हैं, यानी एरिया उतना ही रहना है, पर ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो जाना है। अगर ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो जाए बट एरिया उतना ही रहना चाहिए, तो होगा क्या, होगा बेटे ये कि ऐसे केस में हमारे पास ये ग्राफ राइट को तो शिफ्ट करेगा बट कुछ हद तक फ्लैट हो जाएगा, ताकि एरिया अंडर द कर्व सेम रहे। इट इज शिफ्टेड टू राइट बट बिकम समवट फ्लैटर, थोड़ा बहुत फ्लैट हो जाएगा बच्चों, ठीक, कि एरिया अंडर द कर्व क्या रहे, सेम रहे, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व विल शो अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो उतने ही रहे। ये ग्राफ आ गया T1 प्लस 10 पर, ये ग्राफ आ गया T1 प्लस 10 पर, गॉट इट और नॉट, ठीक है जी, समझ में आया। अभी दोबारा समझ लो अक्षय, मैंने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी इस साइड को बढ़नी चाहिए, तो ग्राफ इस साइड को शिफ्ट होगा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व सेम रहना चाहिए, तो अगर इस साइड को एरिया बढ़ा है तो ऊपर से एरिया कम होगा, तो ग्राफ बिकम समवट फ्लैटर एंड शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। पर थ्रेशोल्ड एनर्जी तो उतनी ही थी, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले एरिया, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला हमारे पास मॉलिक्यूल्स था, उनका एरिया देखो, उनका एरिया पहले इतना था ABCD, अब ये एरिया भी इफेक्टिव कोलिजन्स करने वाला होगा, यानी ये कोलिजन्स भी इफेक्टिव हो जाएंगी, और ये एरिया पहले वाले एरिया से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको E और F लिख देता हूं, तो बेटा हमारे पास ये एरिया यानी AEFD, ये ABCD से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसलिए इफेक्टिव कोलिजन्स ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक, ताकि किसी तरह की दिक्कत तुम लोगों को ना रहे, तो बहुत ही ध्यान से समझ लेना। देखो हमने क्या बोलना है कि टू एक्सप्लेन दैट विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट बिकम्स डबल, हमने पहले लिया कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है उस पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट वी सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एज Z is directly proportional to speed of molecules, यानी collision frequency is directly proportional to speed of molecules, which is directly proportional to under root of T. So we took a gas at 300 Kelvin and we raised its temperature to 310 by 10 degree. हमने 10 डिग्री से इसको राइज करवा दिया, तो हमारा जो Z 300 था वो अंडर रूट ऑफ 300 के प्रोपोर्शनल हो गया, जो Z 310 था वो अंडर रूट ऑफ 310 तक प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब हमने डिवाइड किया 2 को बाय 1, व्हेन वी डिवाइडेड 2 बाय 1 और हमने ये देख लिया, इसकी रेशियो देख ली, तो हमने ये पाया कि हमारे पास Z 310 by Z 300 is root of 310 by 300, मतलब Z 310 is 1.06016 times of Z 300, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ज्यादा चेंज नहीं हुआ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज मच विद चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब रेट कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ज्यादा नहीं करती। रेट डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेट डिपेंड करती है ऑन इफेक्टिव कोलिजन्स, रेट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कोलिजन्स, रेट इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करती है, और क्योंकि रेट इफेक्टिव कोलिजन्स पे डिपेंड करती है, इस वजह से हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ ले लिया बिटवीन एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स एंड एनर्जी। तो बेटे जैसे हमारे पास गैस में जीरो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की कोलिजन क्या होगी, जीरो होगी, ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी गैस में नहीं होंगे क्योंकि वो एस्केप कर जाएंगे, उनकी कोलिजन्स भी कम होगी। तो ग्राफ कुछ हद तक पैराबोलिक रहेगा, ग्राफ कुछ हद तक पैराबोलिक रहेगा, बोलो क्लियर। उसके बाद जो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने यहां तक ले ली,
थ्रेशोल्ड एनर्जी के आगे वाली कॉलिजन इफेक्टिव थी, उसके पीछे वाली कॉलिजन इफेक्टिव नहीं थी। ठीक, तो हमारे पास ए बी सी डी एरिया आ गया जो इफेक्टिव कॉलिजन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पीछे वाली कॉलिजन इफेक्टिव नहीं है। अब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, तो एनर्जी बढ़ने से ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो गया। बट क्योंकि एरिया अंडर द कर्व सेम रहना चाहिए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज डिपिक्टिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो सेम ही है, तो एरिया अंडर द कर्व सेम रहना चाहिए। तो इफ ग्राफ इज शिफ्टेड टू राइट, इसका एरिया सेम रहने के लिए इट शुड बी, अगर इस साइड को बढ़ गया तो इस साइड से नीचे, यानी सम बिकम समवट फ्लैटर, शिफ्ट्स टुवर्ड राइट एंड बिकम समवट फ्लैटर। और हमने ये देखा कि अब इफेक्टिव कोलिजन वाला एरिया ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसका मतलब 10 डिग्री राइज के साथ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और इस वजह से हर 10 डिग्री के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। बोलो बेटे, बात समझ में आई? यस और नो? सभी बच्चे लिखेंगे क्विकली, जल्दी। यस, अंजलि का आ गया मैसेज, परी का आ गया मैसेज, यस, मुदिता का आ गया, पलक का आ गया, यस यस यस, पारस, भूमिका, अक्षय, वेरी गुड, दिया, जानवी, दिशांत, ओके। सो इस तरह से करके हमारे पास ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा हमने कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। बेटा यहीं पर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? तो इसको मिटा दो बेटा। सो ये दो क्वेश्चन थे, एक तो कंपटीशन का क्वेश्चन, वो 2n से सॉल्व हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो कि विद एवरी 10 डिग्री राइज रिएक्शन रेट डबल क्यों होता है, उसको थॉरली एक्सप्लेन करना। ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब चलो बेटे आगे, यहां हम पढ़ेंगे एक और चीज जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट temperature coefficient of a reaction। temperature coefficient of a reaction, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? इट इज रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, ratio of rate constant of a reaction at two different temperatures, differing from ratio of rate constant of a reaction at two different temperatures differing from 10 degree in vicinity of room temperature, in vicinity of room temperature। क्योंकि हम रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं, तो हमने बोला दो रेट कांस्टेंट लेंगे, ठीक, जिनमें दो डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, दो डिफरेंट टेम्परेचर के रेट कांस्टेंट लेंगे, दो डिफरेंट टेम्परेचर के रेट कांस्टेंट लेंगे, और वो जो दो डिफरेंट टेम्परेचर के रेट कांस्टेंट है उनकी डिफरेंस जो होगा 10 डिग्री का होगा बेटा, और वो भी रूम टेम्परेचर के बीच में, रूम टेम्परेचर उसके बीच में होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होता है 298, तो वो 298 उसके बीच में कहीं पे होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने 300 और 310 ले लिया तो रूम टेम्परेचर लगभग उसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 295 to 305 ले लिया, रूम टेम्परेचर उसके बीच में आ जाएगा। तो एक हमारे पास के आ गया, के ऑफ 305, रेट कांस्टेंट एट 305 डिग्री सेल्सियस एंड रेट कांस्टेंट एट 295 केल्विन। ठीक है बच्चे, ये रेट कांस्टेंट एट 305 केल्विन
बाय रेट कांस्टेंट है 295 केल्विन, इनकी रेशो को हम Q यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है जी। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 के बीच में होती है। जैसे मैंने बोला था ना, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन रिएक्शन, राइज इन टेम्परेचर, रिएक्शन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। तो उस समय इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 से 3 के बीच में होती है। ठीक, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि रेट 2 बाय रेट 1, और हमने बोला था 2 रेज़ टू पावर n, एक्चुअली 2 रेज़ टू पावर n नहीं होता, वो q रेज़ टू पावर n होता है। और q कैसे निकालते हैं? q ऐसे निकालते हैं, दो रेट कांस्टेंट्स का रेशो लेकर के q निकाल लेते हैं। हाँ, अगर हमें q नहीं दिया है तो हम इस q को 2 मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि लगभग रेट डबल हो जाता है। पर इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना बेटा, कि आपको बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है वो बोल दिया ट्रिपल हो गया, या बोला रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे बोले कि दो रेट कांस्टेंट दे दिए जाए, बोले कि रेट कांस्टेंट at 295 Kelvin is say 0.001, ठीक है जी, 0.001 units, and at 305 Kelvin it is 0.003 units. Find the change in rate, if temperature is changed from 10 degree to 100 degree Celsius। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमें Q निकालना है, और Q क्या है? Q है K305 by K295। 305 का K कितना है? 0.003, और इसका है 0.001, तो आंसर आ गया 3। दूसरी बात, हमें n निकालना है। n बताया था T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10, तो T2 कितना है मेरे भाई? यहां से यहां 100 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज 9। अब जो रेट 2 बाय रेट 1 है वो है Q रेज टू पावर n, मतलब इसका ये हो गया कि रेट 2 बाय रेट 1 इज इक्वल टू 3, Q की वैल्यू 3 आई, 3 रेज टू पावर 9, तो रेट 2 जो होगा 3 रेज टू पावर 9 टाइम्स ऑफ रेट 1, ये आंसर आ जाएगा। बोलो बेटे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी यस लिखना, क्विकली। हिरेन बेटे देखो, हमारे को अब ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो 2 के का रेशो है, जिन के में टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री है, और उसको हम 2 से 3 तक लेके चलते, वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली समझ आता है। अब रेट 2 बाय रेट 1 जो है वो Q रेज टू पावर n रहता है। रेट 2 बाय रेट 1 इज Q रेज टू पावर n, गॉट इट और नॉट? ठीक है ना बच्चे? तो इसमें क्या हो गया कि रेट 2 बाय रेट 1 इज Q रेज टू पावर n, जहां पे Q क्या है? जहां पे Q 2K की रेशो है, ठीक, वो हमने निकाल दी। और उसके लिए बेटा हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर पे K दे रखे हैं, उससे हमने रेशो निकाल दी। और n हमेशा कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 बाय 10, तो T2 अपने पास 100 डिग्री था, T1 10 था, तो 100 माइनस 10 बाय 10 वो 9 आ गया। और हमें पता था कि रेट 2 बाय रेट 1 इज Q रेज टू पावर n,
सो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट 2 बाय रेट 1 इस Q की वैल्यू हमने निकाली 3 और N निकाला 9, पुट करके आंसर निकाल दिया। तो दिस इज हाउ दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर डन। अगर हमारे को इस तरह से ना दिया गया हो, यानी ये ना दिए गए हो, तो Q की वैल्यू पहले से ही 2 लेके चलते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन था क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो उम्मीद करता हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव चेंज इन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने क्वालिटेटिव की बात की थी, क्वालिटेटिव में सीधे सीधे लगभग की बात की कि लगभग ट्वाइस या थ्राइस होता है, ऑलमोस्ट की बात मैंने की है। लेकिन अब मैं एक्चुअल की बात करूंगा। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा जब क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, क्वांटिटेटिव रादर नॉट क्वालिटेटिव, नाउ वी विल बी डूइंग क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली रेट कितने गुना बढ़ता है, वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट हो गया। बेटा इसको शो करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आपकी दी गई है, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। बेटे जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है बेटा? आर्हेनियस इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन है, K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। इसमें K जो है वो K रेट कांस्टेंट होता है, K रेट कांस्टेंट होता है बच्चे, समझ में आई बात? ठीक, A जो है, A को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं बेटे। ठीक, और ये जो A होता है, इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, P इंटू Z, वेयर P क्या है? P ओरिएंटेशन फैक्टर है, प्री ओरिएंटेशन फैक्टर है, जो हमें ये बताता है उन कॉलिजन्स का नंबर जिनकी ओरिएंटेशन परफेक्ट है, और Z आपको पता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। यानी एक तरह से A उन कॉलिजन्स को बताता है जिस कॉलिजन्स की परफेक्ट ओरिएंटेशन है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऐसा बोल दिया जाता है बेटे। ये हमें बताएगा नंबर ऑफ कॉलिजन्स विद परफेक्ट ओरिएंटेशन। क्या बताएगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स with perfect orientation, with perfect orientation, number of collisions with perfect orientation, ये हमें बताएगा बच्चे, समझ में आई बात? अब रही बात जो E है, E क्या है वो बेटे? हम log to the base E लेते हैं ना बेटा, एक्सपोनेंशियल, सो E इज एक्सपोनेंशियल, E एक्सपोनेंशियल है। ये जो E रेज टू पावर EA अपॉन RT होता है, इस पूरी चीज को हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर। और ये जो बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स विद, नंबर ऑफ कॉलिजन्स विद परफेक्ट एनर्जी, जिसकी एनर्जी परफेक्ट हो फॉर इफेक्टिव कॉलिजन्स, परफेक्ट एनर्जी। यहां पे जो E है वो तो एक्सपोनेंशियल वाला, लेकिन EA क्या कहलाता है बेटा? EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी? पहले तो समझो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटे। ऑब्वियसली
एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड बैरियर। थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के लिए कम से कम एनर्जी जो दी जाए ताकि कोलिजन परफेक्ट हो जाए, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, मान लो मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है जी, और यहां पे हमारे पास एनर्जी है और इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्शन में जो भी चेंजेस होने हैं, समवट जो भी चेंजेस होने होंगे, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, या जितने भी चेंजेस वो सारे इस एक्सिस पे लिए जाएंगे, ठीक है जी। और यहां एनर्जी है, और आपको पता है हर एक रिएक्शन को होने के लिए कम से कम कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमने मान लिया ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी मिनिमम एनर्जी हमारे को चाहिए एक रिएक्शन को होने के लिए, और रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी इतनी है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक। अब रिएक्शन को करवाने के लिए पहले रिएक्टेंट्स को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी हो जाए। तो जब इसको एनर्जी दी, इसकी एनर्जी बढ़ी, तो यहां पर ये थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई, और जब ये थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई तो यहां एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, नाउ व्हाट द हेल इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। जब नए बॉन्ड जो है वो बन रहे होते, पुराने टूट रहे होते साइमल्टेनियसली, उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास H2 और I2 का रिएक्शन हमें 2HI दे रहा है, ये एक रिएक्शन है। अब शुरुआत में H और H में बॉन्ड था, I और I में बॉन्ड था। अब जब इसको एनर्जी दी गई, जब इसको एनर्जी दी गई तो H और H का बॉन्ड टूटने लगा, क्योंकि जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी टूटने के लिए उतनी मिल गई। I और I का बॉन्ड भी टूटने लगा, क्योंकि जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी वो उसको मिल गई। और H और I में बॉन्ड बनने लगा, H और I में बॉन्ड बनने लगा। तो आपने देखा पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, H और H के बॉन्ड टूट रहे हैं, I और I के बॉन्ड टूट रहे हैं, और H और I के बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हुई बच्चे, ये ट्रांजिशन स्टेट हुई, या इसको हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्लियर हो गई बात? अब क्या हुआ कि अब ये वाले पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बन गए, और 2HI हमारे पास बन गया, H और I के बॉन्ड बन गए, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसी तरह से इसकी एवरेज एनर्जी ये थी पहले हमारे पास। अब हमने कुछ एनर्जी इसको दी और इसमें पुराने बॉन्ड टूटने लगे, नए बॉन्ड बनने लगे, ट्रांजिशन स्टेट बनी। और बेटे जी ये रिएक्शन होता चला गया, होता चला गया, और प्रोडक्ट्स बन गए, और ये मान लो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ गई, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी आ गई। अब प्यारे बच्चों देखो, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स की थी पहले, इतनी एनर्जी प्रोडक्ट्स की हो गई। तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी के बीच का चेंज होगा वही तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन होगा, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो एनर्जी बाहर गई, रिलीज हुई, ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए जो एनर्जी रिलीज हुई, वो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ही तो होगा ना बेटा, है ना। जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, जितनी प्रोडक्ट की एनर्जी है, उनके बीच का डिफरेंस ही तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होता है ना। लेकिन खास बात यह है कि रिएक्टेंट से लेकर के यहां तक हमें पहले एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को क्रॉस कर सके। बेटे इसी को हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी गिवन so as to cross the threshold barrier. Activation energy is energy given
energy given to reactants so as to cross the threshold barrier, so as to cross the threshold barrier। बेटा थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी आपने दी वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और आर आपको पता है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल +1 में पड़े होंगे, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो ये आरएमएस इक्वेशन की एक एक चीज मैंने बताई। ये के क्या है? के है रेट कांस्टेंट, ए क्या है? ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा है। और ये जो ए होता है ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, पी इंटू जेड। पी होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी कितनी कोलिजन्स की ओरिएंटेशन परफेक्ट है, और जेड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ करता है बेटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ करता है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बेटा ए बोलते हैं। तो ए इज नंबर ऑफ कोलिजन विद परफेक्ट ओरिएंटेशन। बेटे क्लियर हो गया? ठीक, उसके बाद हमारे पास ई एक्सपोनेंशियल है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी जिसको देने से हम थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। ठीक, आर गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। अगर क्लियर हो गया फटाफट यस लिखे, क्विकली, जल्दी। जल्दी सारे बच्चे यस लिखे क्विकली। ओके, कुछ बच्चों का यस आ गया है, कुछ का अभी आया ही नहीं है, पर चलो जिनका यस आ गया मैं समझ रहा हूं कि चलो वो आ गया है सभी को। अब देखो बेटे, ये इक्वेशन एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारी यूज की नहीं, इसको यूजफुल में बनाने के लिए हम लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं। वी विल चेंज इट इनटू द लॉग फॉर्म, ताकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉग फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब चेंज करेंगे इनटू लॉग फॉर्म। तो लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। जब दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए। बेटे लॉग लेते हुए पावर आगे आ जाती है कि नहीं? तो माइनस ई ए, ठीक, यहां पे नेचुरल लॉग लिया पहले हमने। नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, नेचुरल लॉग ऑफ ई। बेटे नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन हमारे पास पहले बन गई। अब बेटे इससे पहले कि आगे चले, हम यहां पे ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ मान लो हमें दिया नेचुरल लॉग ऑफ के में और 1/t में, नेचुरल लॉग ऑफ के एंड 1/t। तो क्या इसको मैं ऐसे 1/t लिख सकता हूं ना बेटे? ठीक, हमसे कंपटीशन में पूछा जाता है इसकी स्लोप किसके बराबर है। क्या पूछा जाता है? स्लोप किसके बराबर है। तो बेटा आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो log ऑफ के हमने y एक्सिस पे ले लिया, और 1/t हमने x एक्सिस पे ले लिया। ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्लोप कैसी आ रही है? बेटा स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव स्लोप का मतलब यूं रहेगा,
डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है जी। तो यहां पे नेगेटिव स्लोप होगी, और किसके बराबर होगी स्लोप, किसके बराबर होगी नेगेटिव स्लोप यहां पर बेटा, ये इसके बराबर होगी, यानी EA बाय आर के बराबर, EA अपॉन आर के बराबर ये स्लोप होगी, नेगेटिव स्लोप। आप चाहो तो ये वाला स्लोप यहां नेगेटिव लिख दो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है यार। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग स्लोप, इसलिए नेगेटिव यहां लिखा है, ठीक। यहां पे माइनस EA अपॉन आर है ना, ठीक। तो माइनस EA अपॉन आर या नेगेटिव स्लोप इज EA अपॉन आर, क्लियर। और बेटा स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो आप चाहो तो इस पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इसका थीटा निकाल लो। आपको पता है टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप एंड दैट विल बी इक्वल टू EA अपॉन आर। आर की वैल्यू हमें पता है, EA विल बी टेंजेंट थीटा इनटू आर। आर की वैल्यू पता है, थीटा की निकाल लो, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आ सकती है। बोलो क्लियर और नॉट। और मोर ओवर अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, ये y एक्सिस पे यहां जुड़ता है, और बेटे ये किसके बराबर है, इंटरसेप्ट के बराबर। तो इंटरसेप्ट जो हो गया हमारे पास वो लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ a, ये इंटरसेप्ट हो गया। तो ये हमें नेचुरल लॉग ऑफ a भी बता देगा। इसमें क्वेश्चन ही आता है बेटा, अगर नेचुरल लॉग ऑफ k और 1/t का ग्राफ हो तो स्लोप किसके बराबर होगी, तो आप देख रहे हैं नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू EA अपॉन आर। और हमारी इक्वेशन जो थी वो क्या थी, इक्वेशन थी नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस EA अपॉन आर इंटू 1/t। बेटा बोलो यहां तक क्लियर, जल्दी जल्दी एस लिखना क्विकली, शाबाश। वेरी गुड क्विकली। ओके, अक्षर ग्राफ वाला समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया यार। सिंपल तो है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू c प्लस mx। तो y एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ k, x एक्सिस पे 1/t। तो भैया y इज इक्वल टू c प्लस mx होता है, 1/t हमारे को पता है, और ये लॉग ऑफ k हमें पता है। तो लॉग ऑफ a के बराबर c है, और EA बाय r m के बराबर है। तो भैया m जो है स्लोप होती है वो EA बाय r, स्लोप EA बाय r, ठीक। और 1/t x एक्सिस पे 1 बाय ये लॉग ऑफ के y एक्सिस पे, और ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट नेचुरल लॉग ऑफ k होगा। स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर होती है, टेंजेंट थीटा निकाल के स्लोप निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई। मुदिता नेगेटिव में बेटा टेंजेंट नहीं लेते हैं, टेंजेंट नेगेटिव नहीं होता है पुत्र, ठीक। स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। लिखते हुए माइनस EA अपॉन स्लोप की वैल्यू नेगेटिव नहीं लिया करते बेटे, ठीक। वो नेगेटिव स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग स्लोप होती है। बोलो क्लियर, ठीक। आगे चलो। अब देखो बेटे, हमें पता है नेचुरल लॉग का कोई टेबल है क्या तुम्हारे पास, नेचुरल लॉग का कोई टेबल है क्या तुम्हारे पास, नहीं है ना। हमारे पास लॉग टू द बेस 10 का टेबल होता है। तो लॉग टू द बेस 10 का कन्वर्ट करने के लिए हमें नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चेंजिंग इनटू लॉग टू द बेस 10, चेंजिंग इनटू लॉग टू द बेस 10, तो बेटा उससे हमें 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2.303 log to the base 10k is equal to 2.303 log to the base a minus EA upon r into 1/t, ठीक। नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, हमने कर लिया। पर बेटा यहां दो बार लिखना पड़ रहा है, उससे देश की इंक बर्बाद होगी। अब देश की इंक बचाने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। हम सारी इक्वेशन को
2.303 से डिवाइड कर देंगे, सारी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, उससे क्या होगा, ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी log टू द बेस 10 k इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a माइनस EA डिवाइडेड बाय ए, यहां मल्टीप्लाई कर दो 2.303 r इंटू 1/t। अब ये एक ही बार लिखना पड़ा 2.303 एक ही बार लिखना पड़ा भाई, तो देश की इंक बच गई, इसलिए हमने इसको रेशनलाइज किया। पर अब अगेन क्वेश्चन इन कंपटीशन क्या आया, क्वेश्चन आया कि मेरे पास अब फिर से ग्राफ बनाया है, बट अब क्या log टू द बेस 10 के और 1/t में ग्राफ है। ठीक है जी, अब log टू द बेस 10 और इसकी स्लोप पूछी है। अगेन y इज इक्वल टू c प्लस mx, वही इक्वेशन लगी हमारे पास, तो 1/t x एक्सिस पे लिया हमने, ले लिया, log टू द बेस 10 वो हमने y एक्सिस पे ले लिया, तो बेटे नेगेटिव स्लोप आई अगेन से स्लोप नेगेटिव है, अगेन से स्लोप नेगेटिव है। पर इस बार ये जो नेगेटिव स्लोप है वो किसके बराबर है भाई, देखो ध्यान से, स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई है दोस्तों, log टू द बेस 10 में कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है EA डिवाइडेड बाय 2.303 r माइनस स्लोप इज इक्वल टू EA बाय 2.303 r। बेटे दोनों ग्राफ्स में ध्यान देना, अगर नेचुरल लॉग ऑफ k का पूछा होगा विद 1/t तो स्लोप इज माइनस EA अपॉन r, वो माइनस से यहां लगा दो, माइनस EA अपॉन r, और वहीं पर log टू द बेस 10 के साथ होगा तो माइनस स्लोप इज इक्वल टू EA बाय 2.303 r। दोनों क्वेश्चन में अब अंतर समझ में आया कि नहीं, और ये अब हमारे को इक्वेशन बन गई जो कि एक यूजफुल फॉर्म है हमारे पास। ठीक, अगर ये लिख लिया है तो मैं मिटा दूं बच्चे, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो। ओके, देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास इस आर्डिनेस इक्वेशन की जो यूजफुल फॉर्म आ गई वो कौन सी आई है, जो हमने यूजफुल फॉर्म लेके चलनी है वो कौन सी आई है। ठीक, वो आई है ये वाली, log टू द बेस 10k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है जी, ये आर्डिनेस इक्वेशन की यूजफुल फॉर्म आ गई। पर बेटे हम अभी तक क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज से रेट कितना चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज से रेट कितना चेंज होता है, हम अभी तक यही देख रहे हैं, इसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कितना चेंज हो गया, या कुछ टेम्परेचर के चेंज करने से रेट कितना चेंज हो गया। मान लो मैंने एट टेम्परेचर T1 ले लिया, एट टेम्परेचर T1 log of K1 is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT1। देखो बेटा log of A तो वही रहना है, उसमें थोड़ी चेंज आ जाना है ना, ओरिएंटेशन तो वही रहनी है, टेम्परेचर बढ़ाने से ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो ये तो वही रहना है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी उतनी रहनी है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है ना, जो रिएक्शन को हमने देनी है ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाए वो थोड़ी चेंज हो जाएगी बेटा, तो ये भी उतनी रहेगी, आर भी उतना रहेगा, फर्क टेम्परेचर T1 पे K1। ऐसे ही एट टेम्परेचर T2, अगर टेम्परेचर T2 पे देखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, log of K2 is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT2।
ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है जी, एक टेम्परेचर T1 पे है, दूसरी टेम्परेचर T2 पे है। अगर मुझे ये देखना है कि फर्क क्या पड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही फर्क पड़ेगा रेट का। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, हमने 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, ठीक है जी। अगर 1 from 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log of K2 minus log of K1 is equal to log of A minus EA upon 2.303 R T2 minus log of A minus EA upon 2.303 R T1। बेटे लॉग में माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो लिख सकते हो लॉग ऑफ K2 बाय K1। इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो EA बाय 2.303 R, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बाय T1 प्लस में आ जाएगा और माइनस 1 बाय T2 माइनस में रह जाएगा। तो इक्वेशन ये बन गई। इसका मतलब लॉग ऑफ K2 अपॉन लॉग ऑफ K1 EA अपॉन 2.303 R इंटू, इसको सॉल्व कर लो, T2 माइनस T1। ये इक्वेशन अब हम यूज करेंगे कि कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कितने गुना रेट बढ़ता है। बोलो बच्चे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी, क्विकली, यस और नो। ओके, नाउ क्वेश्चंस, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when temperature is changed from 20 degree to 40 degree. ठीक, find the activation energy. Find the activation energy. ठीक है जी, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। हमें बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स when temperature is changed from 20 degree to 40 degree, find the activation energy। अक्षय स्कूल में ही आना है ये, ठीक है जी, ये स्कूल के ही क्वेश्चन है। अब इसका मतलब जो K2 हो गया वो 4 टाइम्स ऑफ K1 हो गया है। K2 is 4 times of K1 according to question, quadruple मतलब 4 times। तो K2 is 4 times of K1 and T1 20 डिग्री। बेटा केमिस्ट्री में डिग्री में टेम्परेचर कभी लेते हैं, महापाप होता है, केल्विन में लेना है। तो 20 प्लस 273 यानी 293 केल्विन T1 है। और T2 कितना हो गया, 40 प्लस 273 यानी कितना हो गया भाई, 313 केल्विन। ठीक है जी, ये दो टेम्परेचर है। हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। हमें इक्वेशन तो पता ही है, तो इधर पुट कर देते इस वैल्यू को। लॉग ऑफ K2 की वैल्यू 4 ऑफ K1 डिवाइडेड बाय K1। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है
2.303 पता है, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 होती है, और T2 कितना दिया है 213 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 313, इसको कर लो सॉल्व, K1 से K1 कट गया, log ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है, log ऑफ 4 की वैल्यू होती है बेटे, देखो log ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010, है ना, log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010, 4 की से डबल, यानी 0.6020 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 into 8.314 into 20 divided by 293 into 313। बोलो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जल्दी बोलो यस और नो, आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आता है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखाई देगा, तो इसलिए पहले से ही अगर आप ध्यान रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही सकते हो, ठीक है, कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं तुम्हारे को, जस्ट 1 मिनट। लिखना जरा क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। बेटा सारा नोट्स भेज दूंगा मैं, थ्योरेटिकल ये कोई वो नहीं है, इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक। नाउ अब थ्योरेटिकली अगर हम ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन ये आता है थ्योरेटिकली जो आपके +2 में पूछा जा सकता है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 +2 में ये पूछा जा सकता है, कैन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन बी 0, क्या एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की 0 हो सकती है? कैन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0? आप बोलोगे नो, क्यों नहीं? क्योंकि इफ एक्टिवेशन एनर्जी 0, log of k is equal to log of a minus activation energy 0 divided by 2.303 r into t, बेटा 0 डिवाइड बाय थी, ये तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब log of k should be equal to log of a, इसका मतलब जितनी भी कॉलिजन्स परफेक्ट ओरिएंटेशन वाली है दे विल ऑल ब्रिंग अबाउट प्रोडक्ट, एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? सो दिस इज टोटली एब्सर्ड, दिस इज टोटली एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब गलत बात है, दिस इज टोटली एब्सर्ड, ठीक है जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है तो log ऑफ k becomes equal to log of a, यानी हर कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है कि हर कोलिजन इफेक्टिव होगा, जैसे मैंने आपको एक रॉ एग्जांपल दिया था कि मान लो मैंने किसके दांत तोड़ने हैं, तो दांत तोड़ने हैं तो मेरे को उसके पे कोलिजन करनी पड़ेगी, अब मैं ऐसे से मुक्के मारूं तब भी क्या दांत टूट जाएंगे? अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी तो बेटे ऐसे भी टूटने चाहिए, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हुई तो ये पार्ट सारा 0 हो गया,
तो log of k is equal to log of a, यानी जितने भी कॉलिजन्स हैं वो सभी प्रोडक्ट बनाएंगी, which is not करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। इसलिए कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती रिएक्शन। हालांकि ये बात सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए ना, प्रैक्टिकली ये लिखना यही है क्वेश्चन, प्रैक्टिकली जो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। हम कौन सा इसको एनर्जी देते भाई, एसिड को बेस में डाला रिएक्ट हो गया, हमको एनर्जी देते हैं? हम एनर्जी नहीं देते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इन सब की एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली जीरो होती है, ठीक है ना? क्यों? आपने एसिड को बेस में डाला, क्या फूके मारी चल रिएक्ट कर जा, या हीट किया कि रिएक्ट कर जा, ना हीट किया ना फूके मारी, तो क्या होगा भाई? क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा? वो रिएक्ट करेगा, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है। लेकिन थ्योरेटिकली ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो तो हर कॉलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। प्रैक्टिकली हमें पता है इन रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। अब आप मेरे को बोलोगे सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए कि इसमें ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती होगी कि हमें थ्रेशोल्ड से ऊपर एनर्जी होती होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बच्चे? समझ में आ गया कि नहीं? अगली बात ये ध्यान देना, कुछ एक पॉइंट्स पे ध्यान देना। सबसे पहले, मोर इज एक्टिवेशन एनर्जी, लेसर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मोर इज एक्टिवेशन एनर्जी, lesser is the value of rate constant and slower is the reaction, ठीक। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी बेटे, अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो माइनस ज्यादा हो जाएगा, माइनस ज्यादा होगा तो के की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। जितनी ये ज्यादा रेट कांस्टेंट उतना कम, रेट कांस्टेंट कम मतलब रेट कम ना, तो उतना स्लो रिएक्शन होगा। बोलो क्लियर हो गया? दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोर इज एक्टिवेशन एनर्जी, मोर इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोर इज एक्टिवेशन एनर्जी, मोर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटे, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उतना ही ज्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, रिएक्शन होना शुरू हो गया, तो टेम्परेचर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उतना टेम्परेचर का इफेक्ट भी ज्यादा होता है। मोर रेट इज चेंज्ड बाय टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, यानी मोर रेट इज चेंज्ड बाय टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर। जितना लो टेम्परेचर होगा ना, उस पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट उतना ही ज्यादा चेंज होगा। जैसे मान लो आपने 10 डिग्री का चेंज किया एक रिएक्शन में जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर 90 डिग्री था, और एक में 10 डिग्री का चेंज किया जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, 20 डिग्री वाले का रेट ज्यादा चेंज होगा, 90 डिग्री वाले का रेट कम चेंज होगा। मतलब समझो, मान लो दो बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं, एक बच्चे की पहले से ही थॉट बात अच्छी है, एक की थॉट कम है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जिसकी थॉट कम थी उसमें चेंज काफी ज्यादा आया, जिसकी थॉट ज्यादा थी वो थोड़ा बहुत ही और सीखा क्योंकि उसको पहले से आता था, थोड़ा ही सीखा वो, तो उसमें चेंज कम हुआ। लेकिन जो जीरो लेवल पे था उसमें चेंज ज्यादा हुआ क्योंकि उसने ज्यादा सीखा, बशर्ते वो सीखना चाहता हो, है ना? तो उसी तरह से जब लो टेम्परेचर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कम होता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, उम्मीद करता हूं बेटा ये सारा क्लियर हुआ। तो बोलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हर एक चीज
पानी की तरह क्लियर है कि नहीं? यस और नो क्विकली लिख के बताइएगा।